हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जहां पे हम हिंदी पेडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 और दे चुका हूं, और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। जैसे कि अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी तो आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। और आई होप मेरे पिछले वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और ये सेशन भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप बार बार सीटेट एग्जाम दे रहे हैं और आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एकदम आप सही जगह पे आ गए हैं और इस बार आपका सीटेट एग्जाम क्लियर होने ही वाला है। 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेरे सेशन में पढ़ने के लिए आपको किसी भी या फिर आप नोट्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मेरे वीडियो देखते रहिएगा, आपका सीटेट एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा। और सारा पैटर्न मैं लेके चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप सीडीपी हो गई, हिंदी हो गई, साइंस हो गई, मैं ये तीनों सब्जेक्ट अपने चैनल पे जो है कॉन्टिन्यूस 5 से 6 या 7 बजे के बीच में लाता हूं डेली डेली। ठीक है, तो आप मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं। आज जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, मतलब कि जितने भी मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और यहां पे जितने भी हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं बार बार उनको कह रहा हूं कि अगर आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। ठीक है, और आई होप ये क्वेश्चन सारे के सारे अभी आने वाले हैं और जस्ट 15 डेज में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो दे रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आई होप आपने देखे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो आई होप आप बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे, कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी। ठीक है, चलते हैं फिर मस्त एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। 100 में 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं फिर, स्टार्ट करें बढ़िया से। देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझने की कोशिश करेंगे और समझ समझ के क्वेश्चंस को करेंगे। थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा और आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कनेक्ट होने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। देखिएगा, कह रहे कि किसी टॉपिक पर, यानी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आराम से आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा जितने भी क्वेश्चंस है। चलिएगा देखते हैं। कह रहे कि किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पाती है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को आप क्या कहेंगे? सिंपल फंडा है कि मान लीजिए एक लड़की है, एक बालिका है जो अपने आप से किसी अनुच्छेद को नहीं कर पा रही है या फिर उसको कोई थोड़ी सी हेल्प दे रहा है, मतलब उसका सहपाठी है या फिर उसका कोई टीचर है, अगर थोड़ी सी भी उसको हेल्प दे रहा है तो वो आसानी से अपना काम पूरा कर लेती है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है। क्या ये टीम शिक्षण है, क्या ये हमारा सहपाठी शिक्षण है या फिर सहपाठी परामर्श है? तो सिंपल बात है कि हमारी सीडीपी में हो चाहे पर हिंदी में हो, ऐसे कितने भी पेडालॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जहां पे अगर आपको कोई हेल्प दे रहा है, मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर आपको कोई सपोर्ट दे रहा है तो उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, यानी उसको हम मदद बोलते हैं या फिर उसको हम ढांचा बोलेंगे। मदद बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे, ढांचा बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। सिंपल फंडा है। जहां पर भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जहां पे आपको मदद देनी है बच्चे को, मतलब बच्चा मदद के बिना कर ही नहीं पा रहा है, अगर आप तो उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट दे रहे हैं, थोड़ी सी भी उसको मदद दे रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग हो जाएगी, यानी मचान इसको बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, मदद बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा और ऐसे में बार बार क्वेश्चंस डाल रहा हूं, प्लीज मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम समझेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है, यानी ऐसा कौन सा कथन है जो पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। आप थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है जो पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। चलिए बताइए और समझ समझ के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। बताइए कि पाठ्य पुस्तक जो किताब हमारी है, क्या उसका कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकता? मतलब एकमात्र वही किताब ही रह गई, रिसोर्स जो हमारे पढ़ने के लिए, हमारे नॉलेज के लिए है। नेक्स्ट में क्या बोला है कि पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले, पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। क्या स्टूडेंट और टीचर के बीच में केवल एक किताब ही होती है और वहां पे नॉलेज के लिए कोई भी मेथड नहीं है? भाई, केवल किताब नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं जिनके थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आगे बोल रहे हैं कि यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह इस सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, यानी हमको केवल साल भर पढ़ाई के लिए, गतिविधि के लिए एक योजना है। क्या भाई ऐसा नहीं हो सकता?
क्या विद्यार्थी और शिक्षक के लिए एकमात्र शोधन है? नहीं, एक दूसरे केवल एक ही माध्यम है? नहीं, या पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने या मदद करती है। मतलब आप जो है पाठचर्या है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम शिक्षण कर रहे हैं, उसके लिए मदद करने का एक तरीका है, एकमात्र रिसोर्स नहीं है। ठीक है बेटा, एकमात्र रिसोर्स नहीं बट एक तरीका है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। देखिए आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो हमें काफी सपोर्ट करते हैं और वो हमें जल्दी लर्न भी हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिएगा, पढ़िए और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। मुझे बताइएगा, मतलब कोई तथ्य है, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कह रहे हैं कि अनुमान लगाने का तरीका जो होता है, व्याख्या करना होता है? नहीं। विश्लेषण करना होता है? नहीं। निष्कर्ष निकालना होता है? नहीं। पाठ्य सामग्री का विस्तार यानी एक्सट्रापोलेशन, जब आप गहराई से पढ़ते हैं, यानी अपना माइंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लगाते हैं, सोचने के लिए मजबूर होते हैं, तो वो एक्सट्रापोलेशन होता है, यानी पाठ्य सामग्री का विस्तार होता है। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, कह रहे हैं कि यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। यानी कह रहे हैं कि यह अधिगम का एक प्रकार है, यानी लर्निंग का एक प्रकार है, लर्निंग का एक टाइप है, जिसमें क्या होता है, बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं, मतलब जहां पे बच्चे को माइंड लगाना, तर्क लगाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, तर्क करना आदि का प्रयोग करना संरचना अधिगम में होता है, या फिर मौखिक अधिगम में होता है, अवधारणा अधिगम में होता है, या फिर गद्यात्मक। चलने फिरने की बात हो रही, गद्यात्मक तो हो ही नहीं सकता, चलने फिरने की बात थोड़ी ना हो रही जहां पे गद्यात्मक हो जाएगा भाई। है नेक्स्ट में देखिएगा, कहने हैं कि गद्यात्मक तो हो नहीं सकता, मौखिक अधिगम की बात यहाँ पे हो नहीं रही, संरचना अधिगम की बात यहाँ पे हो नहीं रही। जब आप बुद्धि लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, विश्लेषण करते हैं, कह रहे हैं कि तर्क वगैरह जब जहां पे लगाए जाते हैं वहां पे अवधारणा अधिगम होता है, यानी अवधारणा अधिगम को करते हैं जहां पे व्यक्ति बुद्धि लगाता है, तर्क लगाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचता है, तो वो होगा अवधारणा अधिगम। ये हिंदी पेडोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये पहला सेशन, 2 सेशन हम अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। अब ऐसे हम 5-6 और अपलोड करेंगे, ताकि हिंदी को खत्म करने के बाद में हम सीडीपी को लाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, आई होप आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी लर्निंग जो है वो बढ़िया तरीके से, बेटर ढंग से हो जाएगी। चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याकरण पढ़ने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा। अब जरा बताइएगा कि व्याकरण जो होती है उसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि निगमनात्मक उपागम क्या होता है, यानी डिडक्टिव मेथड क्या होता है, जहां पे डिडक्टिव मेथड की बात करी जा रही है, यानी निगमनात्मक के अधिगम की बात हो रही है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिएगा आप क्या कर रहे हैं, पहले बच्चे को रूल बता रहे हैं, यानी पहले रूल बता रहे हैं, देन उसके बाद में बच्चे को एग्जांपल्स बता रहे हैं, तो वो जो होता है डिडक्टिव मेथड होता है, जिसको हम बोलते हैं नियम प्रस्तुत करने चाहिए, यानी जिसको बोलते हैं निगमनात्मक मेथड बोलते हैं। ठीक है, अगर आप बच्चे को पहले परिभाषाएं बता रहे हैं, फिर उसके बाद में उदाहरण बता रहे हैं, यानी कोई कॉन्सेप्ट है जो बच्चे को आप सिखा रहे हो, देन उसके बाद में अगर आप पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, उसके बाद मतलब पहले उसके बाद में एग्जांपल बता रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो वो हमारा निगमनात्मक मेथड होता है, यानी डिडक्टिव मेथड होता है। अगर बच्चे को पहले एग्जांपल्स बताते हो छोटे छोटे, उसके बाद में आप धीरे धीरे परिभाषा पे पहुंचते हो, तो वो आगमनात्मक मेथड होता है, इंडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब ये 2 नंबर का ये जो एक निगमनात्मक है और एक आगमनात्मक है, यानी डिडक्टिव मेथड होता है, एक इंडक्टिव मेथड होता है, इन दोनों से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर आप परिभाषा बताओगे बच्चे को पहले, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल बताओगे, तो वो निगमनात्मक मेथड होता है। अगर पहले आप एग्जाम्पल बता रहे हैं और फिर उसके बाद में रूल पे जा रहे हैं, तो वो इंडक्टिव मेथड यानी आगमनात्मक मेथड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आई होप आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, यानी आप भाषा अर्जन कर रहे हैं, भाषा को सीख रहे हैं, भाषा की लर्निंग कर रहे हैं, भाषा का अधिगम कर रहे हैं,
तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला है बच्चों को भाषा का परिवेश मिलना चाहिए, मतलब उसके आसपास के एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, क्या वो जो भाषा सीख रहा है, मान लीजिए इंग्लिश भाषा अंग्रेजी सीखने के लिए बच्चा चाह रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके आसपास के लोग नहीं तो क्या सीख पाएगा। देखिए बच्चा जो होता है लैंग्वेज को तभी सीख पाता है, या इंसान कोई भी व्यक्ति जो होता है वो लैंग्वेज को अर्जन तभी कर पाता है जब उसका एनवायरनमेंट बढ़िया होता है, मतलब उस एनवायरनमेंट में वो चीज होती है। तो हमारा एनवायरनमेंट जो होता है बहुत बड़ा रोल निभाता है इस बार में। नेक्स्ट में क्या बोला कि बच्चों को व्याकरण के नियम सिखा रहे, भैया बच्चों को व्याकरण के नियम मत रटाइए आप, ठीक है, व्याकरण के नियम नहीं रटाए जाते किसी भी चीज में। आप सीटेड में एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पहले बता दूं कि आप व्याकरण पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा कि नॉर्मल सी व्याकरण आती है जहां पे संधि वगैरह समास वगैरह आपसे पूछ दिया जाता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि अभी तक आपने 10th क्लास तक बहुत बढ़िया से ग्रामर पढ़ी होगी, हिंदी भी पढ़ी होगी, ठीक है। कह रहे हैं कि बच्चों को व्याकरण के नियम नहीं, बच्चों को व्याकरण के नियम नहीं पढ़ाने हैं, बच्चों को अनुवाद नहीं कराना है, आपको बच्चों को पठन के अवसर दिए जाने, ऐसा नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा परिवेश है, यानी इन्वायरमेंट जो हमारा है, यानी वातावरण जो है वही इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे को वातावरण मिल रहा है तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको अच्छा भी लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप मेरे से कनेक्ट होंगे अच्छे तरीके से। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा, यानी कक्षा है, क्लास चल रही है जहां पे बच्चा जो होता है मौखिक भाषा जो उसका बोलचाल की भाषा है उसमें वो विकास करना चाहता है। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन जो होगा, नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना मे भी हो सकता है, अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद पठन, कविता को कंठस्थ कंठस्थ भैया रटना तो है ही नहीं कोई भी चीज, ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया। कहने कि अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री नहीं, अध्यापक के साथ नए शब्दों को जान लेंगे तो ऐसा नहीं, रोल प्ले, जब आप किसी भी कैरेक्टर में जाते हैं और किसी भी भाषा का रोल प्ले करते हैं किसी कैरेक्टर में जाके, तो आप लैंग्वेज को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज को रोल प्ले यानी रोल भाषा में को बोलने की कोशिश करते हैं। और वह यहाँ पे यही पूछा गया था क्योंकि भाषा का विकास कैसे हो सकता है, भाषा के विकास में मदद कैसे होगा, जब आप रोल प्ले करेंगे ना, किसी कैरेक्टर में प्ले करेंगे तो आप बढ़िया से लैंग्वेज को बोलेंगे, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की मैंने कुछ बनाया नहीं अपने पास से कि आपको लग रहा हो कि मैं ऑप्शन अपने पास से बना रहा हूं, ठीक है। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, आप बढ़िया से पढ़े लिखे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको सारी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि कक्षा में मातृभाषा को स्थान ना देना किस विधि की विशेषता है, यानी क्लासरूम जो है वहां पे आप बच्चे को मातृभाषा का यूज नहीं करने दे रहे हैं, मतलब मातृभाषा बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। भाई पहली बात तो मुझे बताइए कि क्लास में जहां बच्चा सीख रहा होगा अगर उससे आप कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कुछ स्कूलों में क्या होता है मातृभाषा को नहीं मतलब बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हम मुझे तो लगता है जहां तक एक्सपीरियंस यही है कि बच्चे का शुरुआती दौर में अगर बच्चे की लैंग्वेज में आप पढ़ाओगे तो वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, अच्छे से समझ पाएगा। तो ऑप्शन क्या हो रहा है, प्राकृतिक है, द्विभाषिक है, श्रव्य भाषिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप मातृभाषा का यूज करने दे ही नहीं है या बिल्कुल नहीं करते हैं तो वो प्रत्यक्ष विधि होती है, डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये एकदम ऐसी विधि है जहां पे आप मातृभाषा का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट, देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है। यही हमारे सेशन का जो था वो लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं आऊं और टीचिंग से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार आए तो मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, 100% आपका स्टेटस इस बार क्लियर होके ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर